हेलो नमस्कार, मैं डीके उत्थान साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज अपन हॉर्टिकल्चर का टॉपिक लेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस वाले टॉपिक में लगभग एग्रीकल्चर की जो अपनी बात करें जेट ICAR BHU सुपरवाइजर की बात करें तो उसमें यहाँ से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है दैहिक विकार, फिजिकल डिसऑर्डर जिसके नाम से अपन जानते हैं दैहिक विकार। दैहिक विकार देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपने इसमें देखेंगे कि जो दैहिक विकार है वो है क्या, ये होता क्यों है और इसको अपन और किस नाम से डिफाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों जो दैहिक विकार है ये मोस्टली किसी कवक या फफूंद, माइकोप्लाज्मा या फिर मैं कहूँ सूत्रकृमि, निमेटोड, जीवाणु, विषाणु, इनकी वजह से नहीं होता। इनकी किसी की कमी से ये रोग नहीं होते। दैहिक विकार जो होते हैं मोस्टली ये किसी पोषक तत्व की कमी से या फिर कोई प्रकृति में कोई यदि छेड़छाड़ या फिर कोई भी जहरीली गैस वगैरह होगी उनकी वजह से होता है, या फिर मृदा में कोई तापमान ज़्यादा हो गया, कम हो गया, pH मान ज़्यादा हो गया, कम हो गया, तो इनकी वजह से ये रोग होते। इनको पर्टिकुलरली अपन डिजीज नहीं कह सकते, ये विकार है। ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए वन बाय वन अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन लेंगे मैंगो। मैंगो जिसको आम कहते हैं, फलों का राजा है, बाथरूम फ्रूट के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, तो जो आम है इसमें कौन कौन से दैहिक विकार होते हैं, मोस्टली इसमें 7 दैहिक विकार होते हैं, उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। यहां पर सबसे पहला जो विकार होगा दोस्तों वो है ब्लैक टिप। क्या है? ब्लैक टिप। इसको अपन हिंदी में काला सिरा भी कहते हैं, काला सिरा, या फिर कहते हैं इसको दोस्तों काला धब्बा रोग। ब्लैक टिप या काला धब्बा रोग। देखिए बिल्कुल सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। काला टिप ये होता क्या है, कौन से भाग में होता है? तो देखिए ये आम का, ये एक आम है। ठीक है दोस्तों, क्या है? एक आम है। देखिएगा ये आम है। आम के इस वाले हिस्से में, ये वाला जो हिस्सा ना लास्ट नीचे वाला हिस्सा, ये पूरा का पूरा ब्लैक हो जाता है। कैसा हो जाता है दोस्तों? ये ब्लैक हो जाता है ये वाला हिस्सा। और इसमें जो होता है वो काला सिरा या फिर काला धब्बा रोग इसको हमने कह दिया। अब ये होता क्यों है, कारण क्या है, किसकी वजह से? तो ये होता है दोस्तों जहरीली गैसों से। किससे होता है? जहरीली गैसें। अब वो जहरीली गैसें कौन कौन सी होती है? तो मोस्टली देखिएगा CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, और एक और है इसके अलावा एसिटिलीन। एसिटिलीन, इनकी वजह से ये सभी जहरीली गैसें हैं। इनकी वजह से कौन सा रोग होता है? आम में ब्लैक टिप होता है। कौन सा रोग होता है दोस्तों? ब्लैक टिप रोग होता है। इसके अलावा एक और, इनके प्रॉपर आप नोट्स बनाते हुए चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। इसके अलावा पोषक तत्व की बात करें तो बोरोन पोषक तत्व की कमी से, बोरोन पोषक तत्व की कमी से ये रोग होता है। अब देखिए जो बोरोन पोषक तत्व है, यदि इसका हमें नियंत्रण करना है तो क्या करेंगे दोस्तों? 1% बोरेक्स का छिड़काव करेंगे। किसका करेंगे दोस्तों? 1% यहां पर अपन बोरेक्स का छिड़काव करेंगे। इसके अलावा ईंटों के भट्टों से, ईंटों के भट्टों से जो जहरीली गैस निकलती है वो अभी हमने देखा है यहां पर कौन सी निकलती है, मोस्टली SO2। ठीक है दोस्तों। अब करते क्या है कि मान लीजिए अपने बगीचा लगा लिया, यदि ईंटों का भट्टा पहले से लगा हुआ है तो क्या करेंगे, अपन आम का जो बगीचा है उसको लगभग 600 मीटर की दूरी पर लगाएंगे। अपन 1 किलोमीटर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आम का बगीचा पहले लगा हुआ है फिर कोई ईंट का भट्टा लगाने वाला है तो अपन उससे कह सकते हैं कि प्लीज आप जो ईंटों का भट्टा है वो कम से कम 600 मीटर की दूरी पर लगाइए, क्योंकि इसकी वजह से जो जहरीली गैसें निकलती है इससे हमारे जो बगीचा है आम का उसको काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, ईंटों का जो भट्टा है उसको दूर लगाते हैं। तो यह है ब्लैक टिप की विशेषता। जहरीली गैसों की वजह से होता है, बोरोन पोषक तत्व की कमी से होता है, और उसके नियंत्रण के लिए अपन क्या करते हैं? 1% बोरेक्स का छिड़काव। और ये ईंटों के भट्टों से सबसे जहरीली गैस कौन सी निकलती है दोस्तों? SO2। ठीक है, ब्लैक टिप में कुछ ज्यादा नहीं है, ये लास्ट वाला जो हिस्सा है ये कैसा हो जाता है? ब्लैक हो जाता है। कैसा हो जाता है दोस्तों? ब्लैक। अब देखिए इसमें जो सेकंड है वो है स्पॉन्जी उत्तक। ठीक है ना, प्रॉपर इनके नोट्स बनाते हुए चलिए, काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है ये। अब देखिएगा दोस्तों यहां पर दूसरा है स्पॉन्जी उत्तक।
स्पॉन्जी उत्तक या स्पॉन्जी टिश्यू जिसको कहते हैं अपन। स्पॉन्जी उत्तक में क्या होता है दोस्तों, वो देखिएगा, ये आम है, ठीक है, ये क्या है, आम। आम में ऐसी स्ट्रक्चर बन जाती है छोटी 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 हेयर के समान, ठीक है ना, ऐसी छोटी छोटी हेयर के समान स्ट्रक्चर बन जाती है। और ये वाला जो भाग है ना, इसमें क्या हो जाता है कि जो एमाइलेज उत्तक वो निष्क्रिय हो जाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ का जो ये भाग है वो थोड़ा लचीला सा हो जाता है। ये वाला जो भाग है ना, मैं आम के अंदर की बात कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो ये वाला जो भाग है, इसमें जो टिश्यू है वो थोड़े निष्क्रिय हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि जो एमाइलेज है, ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें कि एमाइलेज विशेष प्रकार का उत्तक ही होता है। तो जो एमाइलेज उत्तक है, ये एमाइलेज उत्तक, इसकी बात कर रहा हूं, ये क्या हो जाते हैं दोस्तों, निष्क्रिय। क्या हो जाते हैं दोस्तों, निष्क्रिय हो जाते हैं। ये एमाइलेज उत्तक क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय। कारण क्या है, क्यों होते हैं, तो जो पहले ही मैंने बताया, यहाँ पर कोई कवक वगैरह नहीं होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर रीजन कौन सा लेते हैं कि भूमि में जो तापमान है वो उच्च होता है, भूमि का उच्च तापमान संवहन, उच्च तापमान संवहन के कारण क्या होता है दोस्तों, उत्तक निष्क्रिय हो जाते हैं और इसमें क्या हो जाता है, स्पॉन्जी। अब इससे अब यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा बनता है कि स्पॉन्जी उत्तक से प्रभावित किस्म कौन सी है। स्पॉन्जी उत्तक से प्रभावित जो किस्म है वो सबसे ज्यादा किस किस्म में होता है दोस्तों, वो है अल्फांसो। अल्फांसो का जो दूसरा नाम है दोस्तों वो क्या है, हापुस। अल्फांसो का दूसरा नाम क्या है, हापुस। इस किस्म में सबसे ज्यादा जो समस्या है दोस्तों वो किसकी पाई जाती है, स्पॉन्जी उत्तक की पाई जाती है। अब यहाँ पर अपन प्रतिरोधी किस्म की भी बात कर लेते हैं कि प्रतिरोधी जो किस्म है दोस्तों वो कौन सी है, तो वो है दोस्तों रत्ना। रत्ना में इस स्पॉन्जी उत्तक का कोई प्रभाव नहीं होता, ठीक है, ये हो गया। अब अपन यहाँ पर प्रबंधन की बात करते हैं कि अब उपाय क्या करें। अब देखिए दोस्तों, एक प्रबंधन होता है, एक उपाय होता है और एक नियंत्रण होता है, तीनों में फर्क देखिए। प्रबंधन में अपन क्या करते हैं कि मान लीजिए रोग होने वाला है, अपन जानते हैं कि आम के बगीचे में ये समस्या ज्यादा होती है, तो उससे पहले उसका मैनेजमेंट करते हैं, छिड़काव करते हैं दवाइयों का, ताकि जो रोग है उसका प्रभाव कम से कम हो। प्रबंधन तो ये हो गया। नियंत्रण क्या हुआ कि रोग फैल गया और रोग को फैलने के बाद फिर अपन उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो वो कंट्रोल में आता है, नियंत्रण में आता है। उपाय में अपन दवाइयों का छिड़काव करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर क्या करते हैं प्रबंधन में कि यदि आम है, यदि वो 75% यदि उसका पकवान हो गया तो उनको क्या कर लेते हैं दोस्तों, तोड़ लेते हैं। यदि 75% आम तैयार हो गए तो उस समय अपन फलों की क्या कर लेते हैं दोस्तों, तुड़ाई कर लेते हैं। तो ये है स्पॉन्जी उत्तक, ठीक है, दो हमने देख लिया। अब यहां पर अपन तीसरा जो कारक होगा इसका दोस्तों वो होगा, देखिएगा, एकांतर फलन। तीसरा कौन सा है दोस्तों, एकांतर फलन, जिसको अल्टरनेट बियरिंग भी कहते हैं, अल्टरनेट बियरिंग। अब देखिए क्वेश्चन में आंसर रटने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। यहां पर देखिए एकांतर फलन मतलब एक प्लस अंतर। फलों में क्या होगा, यहां पर एक प्लस अंतर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक साल फल आएंगे और दूसरी साल फल नहीं आएंगे। देखिएगा यहां पर इसमें होता क्या है कि एक वर्ष तो फल आते हैं, एक वर्ष फलन होता है। अब जिस वर्ष फलन होता है दोस्तों उसको अपन क्या कहते हैं, ऑन ईयर, मतलब चालू है तो उसको कह दिया ऑन ईयर। दूसरे वर्ष क्या होता है कि फलन नहीं होता, फलन नहीं होता है, तो अब फलन नहीं हो रहा है तो बंद हो गया, और बंद को अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑफ ईयर। क्या कहते हैं दोस्तों, ऑफ ईयर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। जिस वर्ष फलन हो रहा है उसे ऑन ईयर, और जिस वर्ष फलन नहीं हो रहा है उसको हमने क्या कह दिया दोस्तों, ऑफ ईयर, ठीक है। अब इसका कारण क्या है, ऐसा होता क्यों है, तो जो कारण है दोस्तों वो एक तो आनुवांशिक होते हैं। पहला कारण क्या है, आनुवांशिक गुणों के कारण। आनुवांशिक जेनेटिक फैक्टर भी यहां पर हो सकते हैं गुणों के कारण, ठीक है, आनुवांशिक गुणों के कारण भी यहां पर हो सकता है। दूसरा क्या होता है दोस्तों कि जो कार्बन नाइट्रोजन का जो अनुपात है, CN अनुपात, ये कम या अधिक, जो CN अनुपात है वो कम भी हो सकता है और अधिक भी हो सकता है। इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, एकांतर फलन की समस्या हो सकती है। फिर इसके अलावा तीसरा रीजन होता है दोस्तों पोषक तत्व
कम या अधिक हो सकते हैं। पोषक तत्वों की कमी भी हो सकती है और यहां पर अधिकता भी हो सकती है, तो उसका रीजन भी क्या होता है दोस्तों, एकांतर फलन। अब ये समस्या कौन सी किस्मों में ज्यादा होती है, तो ये जो समस्या है दोस्तों, ये उत्तरी भारत की किस्मों में ज्यादा होती है। उत्तरी भारत की किस्मों में यह समस्या सबसे ज्यादा होती है। उत्तरी भारत की जो किस्में हैं उनमें सबसे ज्यादा समस्या कौन सी होती है, एकांतर फलन की होती है। अब इसके बचाव के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे, तो बचाव के लिए क्या करते हैं दोस्तों, मैं ऊपर लिख देता हूं यहां पर नियंत्रण। नियंत्रण के लिए अपन क्या लेते हैं, पैक्लाब्यूट्राजोल। पैक्लाब्यूट्राजोल, पैक्लाब्यूट्राजोल जोल है, ये अपन 5 से 10 ग्राम लेते हैं। कितना लेते हैं, 5 से 10 ग्राम। इसको अपन कल्टार भी कह सकते हैं दोस्तों, दूसरा नाम क्या है इसका, कल्टार। ये कितना लेते हैं, 5 से 10 ग्राम। 5 से 10 ग्राम का अपन छिड़काव करते हैं, और वो कहां पर करते हैं, जड़ों में करते हैं, ध्यान रखना। प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कौन से भाग में करते हैं, जड़ वाले भाग में करते हैं, ठीक है ना। फिर इससे क्या हो जाता है कि थोड़ा नियंत्रण हो जाता है। तो ये तीसरा हमारा हो गया एकांतर फलन। अब इसमें देखते हैं कि गुच्छा मुच्छा रोग एक होता है, जिसको अपन शीर्ष रोग भी कहते हैं। नेक्स्ट जो तो चौथा इसमें जो दैहिक विकार होगा दोस्तों, वो क्या होगा, वो होगा मोस्टली, इसको अपन ये ना कह के अपन इसको कह सकते हैं कि झुमका रोग या गुच्छा मुच्छा, चलो कोई बात नहीं, ये भी कह देते हैं गुच्छा मुच्छा रोग या झुमका, या इसको अपन शीर्ष रोग भी कहते हैं, शीर्ष रोग, क्योंकि ये सबसे ऊपर वाले भाग में होता है। अब होता क्या है कि जो गुच्छे हैं दोस्तों, उसमें काफी बार क्या होता है कि कुछ फल बड़े आकार के होते हैं, कुछ फल छोटे आकार के होते हैं, ठीक है ना। तो यदि किसी एक पर्टिकुलर फल में फैल गया, तो धीरे धीरे ये सभी रोगों में, सभी फ्रूट में क्या हो जाता है, फैल जाता है, ठीक है ना। कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो एक फल यदि थोड़ा सा सड़ गया, यदि खराब हो गया, तो वो धीरे धीरे सभी फलों में फैल जाता है। अब ये होता क्यों है, कम तापमान के कारण। किसके कारण होता है, कम तापमान के कारण होता है, ठीक है ना दोस्तों। कम तापमान के कारण भी यह होता है। नियंत्रण क्या करेंगे, इसके नियंत्रण के लिए अपन करेंगे धुआं। नियंत्रण के लिए क्या करेंगे दोस्तों, धुआं करेंगे। धुआं करेंगे तो जो तापमान है वो थोड़ा क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा, ठीक है ना। तापमान ठीक ठाक हो जाएगा, तो फिर यहां पर कोई समस्या नहीं होगी। अब देखिए इसमें ज्यादा कुछ है नहीं इंपोर्टेंट। अब 2-4 इसमें और है दैहिक विकार, वो भी देख लेते हैं। फिर इसमें सॉफ्ट नोज, पांचवा कौन सा है दोस्तों, आमी के चल रहे हैं अभी, सॉफ्ट नोज। अब ये सॉफ्ट जो नोच है, नोज क्वेश्चन में आंसर हुए, सॉफ्ट का मतलब लचीला या फिर बिल्कुल मुलायम, ठीक है ना। तो इसमें होता क्या है कि आम में जो आगे वाला भाग है, आम में आगे वाला जो भाग है, ये दोस्तों कैसा हो जाता है, गीला, ठीक है ना। यहां पर थोड़ा गोंद सी स्ट्रक्चर या पानी जैसा सामान, कुछ लिक्विड सा निकलता रहता है, तो जो आगे वाला भाग है ये कैसा हो जाता है, गीला। अब ये होता किससे, कैल्शियम की कमी से। किससे होता है दोस्तों, सॉफ्ट नोज किस पोषक तत्व की कमी से होता है, तो ये कैल्शियम की कमी से होता है। छठा है यहां पर जेली सीड, जेली सीड। अब देखो क्वेश्चन में आंसर हो, सीड का मतलब क्या होता है दोस्तों, बीज, बीज। अब जेली एक लिक्विड पदार्थ है, ठीक है ना, जो पैक्टिन पदार्थों से बनाया जाता है, ठीक है। तो जेली सीड का मतलब बीज। अब जो बीज के पास वाला भाग है, ये वाला भाग गुट्टी जिसको अपन बोलते हैं, इसके पास में क्या हो जाता है, ये भाग गीला हो जाता है। कैसा हो जाता है, गीला। तो गुट्टी के पास वाला जो भाग है, गुट्टी या फिर बीज भी कह सकते हैं, इसके पास वाला जो भाग है, गुट्टी के पास वाला भाग दोस्तों कैसा हो जाता है, गीला। और ये भी किस पोषक तत्व की कमी से होता है, तो ये भी कैल्शियम की कमी से होता है। किस पोषक तत्व की कमी से, कैल्शियम की कमी से। लास्ट है आम का लीफ स्कॉच। लास्ट दैहिक विकार कौन सा है दोस्तों, लीफ स्कॉच। पत्तियों में, ये लीफ का मतलब क्या है, पत्ती है, पत्तियों में थोड़ी स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है, कोई पत्ती छोटी कोई बड़ी, ठीक है ना। तो ये क्लोरीन की आयनता के कारण होता है। किसकी वजह से, क्लोरीन की आयनता के कारण, ठीक है दोस्तों। आयनता है ये, ठीक है ना, सॉरी, आयनता के कारण होता है। ये इसमें जो क्लोरीन है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों, बढ़ जाती है। तो ये हमने आम के बारे में दैहिक विकार देखे, मोस्टली 7 है। अब तो दोस्तों अब देखिए अंगूर के बारे में अपन देखते हैं, जिसको अपन ग्रेप्स कहते हैं। अंगूर का जो सबसे मोस्ट जो दैहिक विकार है वो है हैंड एंड
चिकन रोग, हैन एंड चिकन रोग। ठीक है दोस्तों, यहां से 2-3 क्वेश्चन पुटअप होते हैं और यहां से 2-3 क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं। हैन यानी मुर्गी और चिकन है, मुर्गी के जो मांस है उसको अपन चिकन कहते हैं, और इस रोग को हैन एंड चिकन क्यों कहा गया वो देखिएगा। क्या होता है कि मान लीजिए अंगूर है, अंगूर के गुच्छे में कुछ फल छोटे होते हैं, कुछ फल बड़े होते हैं, कुछ फल बड़े होते हैं, कुछ फल क्या होते हैं दोस्तों, बड़े होते हैं। तो ऐसी स्ट्रक्चर होती है। ऐसा क्या होता है कि मुर्गी और जब उसका चूजा, उसका बच्चा जो होता है, मुर्गी 2-4 मुर्गी है, उनके 5-7 चूजे हैं, तो चूजे छोटे होते हैं और जो मुर्गी है वो आकार में बड़ी होती है, तो चूजे और मुर्गी एक साथ चलते हैं। वैसे होता क्या है कि यहाँ पर कुछ फल बड़े होते हैं तो कुछ फल छोटे होते हैं, इसलिए इस रोग को क्या कहा गया, हैन एंड चिकन रोग। ये किसकी कमी से होता है, तो ये बोरोन पोषक तत्व की कमी से होता है, बोरोन पोषक तत्व की कमी से ये रोग होता है। ठीक है दोस्तों, हैन एंड चिकन। दूसरा रोग होता है यहाँ पर पिंक बेरी, पिंक बेरी। पिंक का मतलब गुलाबी। आपने देखा होगा बेसिकली अंगूर का सीजन अभी चल रहा है, काफी अच्छा है, ठीक है ना। तो कुछ फल है जो बाहरी आकार में पिंक मतलब गुलाबी सामान के हो जाते हैं, अपन उसको बड़े चाव से खाते हैं, लेकिन वो एक दैहिक विकार का कारण उसको खाना नहीं चाहिए दोस्तों। तो कुछ फल है वो बाहरी से गुलाबी हो जाते हैं। ये क्यों होता है, किसके कारण होता है दोस्तों, ये अधिक तापमान के कारण होता है, अधिक तापमान के कारण फल जो है वो किस रंग के हो जाते हैं दोस्तों, गुलाबी रंग के हो जाते हैं। तीसरा यहाँ पर जो अंगूर है उसका अपन लेते हैं कैलिक्स एंड रोट। तीसरा कौन सा है, कैलिक्स एंड रोट, कैलिक्स एंड रोट। कैलिक्स एंड रोट में होता क्या है दोस्तों कि जो इसके अंतिम वाला जो भाग है वो सड़ जाता है। अंगूर का जो अंतिम वाला भाग है वो क्या हो जाता है, सड़ जाता है। अंतिम वाला भाग सड़ जाता है, अंतिम वाला भाग क्या हो जाता है दोस्तों, सड़ जाता है। और ये किसकी कमी से, कैल्शियम की कमी से। किस पोषक तत्व की कमी से अंतिम वाला भाग सड़ जाता है, तो वो होता है कैल्शियम की कमी से। एक और है इसमें सोट बेरी। चौथा कौन सा है दोस्तों, सोट बेरी। सोट बेरी, ये 4 विकार है। सोट बेरी में होता क्या है कि जो फल है वो कुछ अपरिपक्व रह जाते हैं, कुछ फल कड़वे या खट्टे होते हैं स्वाद में, कुछ फल मैं लिख देता हूं यहां पर, कुछ फल अपरिपक्व हो जाते हैं, कुछ फल अपरिपक्व हो जाते हैं, कुछ फल स्वाद में क्या होते हैं दोस्तों, खट्टे होते हैं। ठीक है ना, कुछ फल आपने खाया होगा कि कुछ खट्टे निकलते हैं, कुछ फल ठीक ठाक निकलते हैं, कुछ कड़वे भी होते हैं और कुछ अपरिपक्व भी होते हैं। ये किसके कारण होता है, ये इसका जो कारण है दोस्तों वो है, पहला तो है तापमान, तापमान कम या अधिक, कम या अधिक। दूसरा है यहां पर आर्द्रता, दूसरा कौन सा है दोस्तों, आर्द्रता। आर्द्रता भी क्या होती है, कम या अधिक, कम या अधिक। यहां पर तापमान कम या अधिक होता है और आर्द्रता भी क्या होती है, कम या अधिक होता है। इसका अपन प्रबंधन करना चाहिए तो दोस्तों वो कैसे कर सकते हैं, यहां पर प्रबंधन इस साइड में लिख देता हूं मैं इसका, शॉर्ट एंड का। ठीक है, प्रबंधन में क्या करते हैं दोस्तों, 25 ppm क्या लेते हैं, इथ्रेल, और इसके अलावा 2,4-D का भी क्या करते हैं दोस्तों, छिड़काव करते हैं। 2,4-D का भी क्या करते हैं, छिड़काव। 25 ppm हमने यहाँ पर इथ्रेल ले लिया, यहाँ पर मोस्टली 2,4-D नहीं ले सकते, ठीक है ना दोस्तों, सॉरी, यहाँ पर 2,4-D नहीं लेंगे, केवल 25 ppm क्या लेते हैं, इथ्रेल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हुआ अंगूर का, मोस्टली 4 है, हैन एंड चिकन, इसके अलावा पिंक बेरी, कैलिक्स एंड रोड डिजीज और एक सोट बेरी। ठीक है, अब देखिए अपन नेक्स्ट बात करते हैं आंवले की। आंवले में कौन सा दैहिक विकार होता है दोस्तों मोस्टली, तो देखिएगा आंवला, आंवला जिसको अमृत फल भी कहते हैं, 21वीं सदी का फल भी कहते हैं, 21वीं सदी का फल कहते हैं। तो देखिएगा आंवला दोस्तों, आंवला एक ऐसा फल है जिसमें विटामिन सी सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा तो बारबेडेंस चेरी में होता है, इसके बाद आंवला। आंवला एक ऐसा फल है जैसे ये सूखेगा उसमें विटामिन सी की मात्रा क्या होती है, बढ़ती जाती। तो देखिएगा पहला जो इसमें है वो है नेक्रोसिस, दैहिक विकार पहला कौन सा है आंवला में, नेक्रोसिस।
दोस्तों जो नेक्रोसिस है इसको अपन फ्रूट नेक्रोसिस के नाम से भी जानते हैं और आंतरिक गलन के नाम से भी जानते हैं। फ्रूट नेक्रोसिस, क्या? फ्रूट नेक्रोसिस, और इसको अपन कहते हैं आंतरिक गलन। आंतरिक गलन के नाम से भी अपने इसको क्वेश्चन में आंसर आंतरिक गलन, मतलब जो अंदर वाला जो भाग है दोस्तों वो क्या हो जाता है, सड़ जाता है, गल जाता है। इसमें क्या होता है कि अंदर वाला भाग, इसमें अंदर वाला भाग मोस्टली काला हो जाता है। इसमें अंदर वाला जो भाग है दोस्तों कैसा हो जाता है, आंवले के जो अंदर वाला भाग है ना वो कैसा हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। और अपन ऐसा कह सकते हैं कि एंडोकार्प इसको कह सकते हैं, एंडोकार्प। एंडोकार्प क्या हो जाता है, काला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अंदर वाला भाग कह दो या फिर एंडोकार्प इसको कह सकते हैं। अब नेक्रोसिस, फ्रूट नेक्रोसिस या आंतरिक गलन, इससे जो प्रभावित किस्म है, प्रभावित किस्म वो कौन सी है, फ्रांसिस, और इसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों, हाथी झूल। कौन सी है दोस्तों, हाथी झूल। अब प्रतिरोधी किस्म की बात कर लेते हैं कि प्रतिरोधी किस्म कौन सी है, प्रतिरोधी किस्म, तो वो कौन सी है दोस्तों, चकैया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखियो। फ्रांसिस या हाथी झूल तो प्रभावित किस्म है, और जो प्रतिरोधी किस्म है दोस्तों वो है चकैया। ठीक है, ये हमने आंवले के बारे में बात की। अब अमरूद के बारे में बात करते हैं। अमरूद, सीडियम गुआज़ावा, सीडियम में जाएंगे और क्या खाएंगे, अमरूद खाएंगे, सीडियम गुआज़ावा, अमरूद। अब देखिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं अमरूद के बारे में। दोस्तों जो अमरूद है इसमें मोस्टली ब्रोंजिंग होता है। ब्रोंजिंग ये होता क्यों है, ये जिंक पोषक तत्व की कमी से होता है। देखिएगा ब्रोंजिंग, अमरूद में कौन सा होता है दोस्तों, ब्रोंजिंग। इसमें जो पत्तियां है, पत्तियां है दोस्तों वो तांबे के समान हो जाती, तांबे के रंग के समान। कौन सी पत्ती का कौन सा भाग, पत्ती का जो आगे वाला भाग होता है, आगे वाला वो कॉपर या तांबे के समान भूरा भूरा हो जाता है, और ये जिंक की कमी से होता है। किसकी कमी से, जिंक की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, अमरूद में ब्रोंजिंग रोग होता है। अब देखिए नेक्स्ट है अनार व बील पत्र। अनार व बील पत्र में मोस्टली फल फटने की सबसे ज्यादा समस्या होती है, फल फटना। और ये फल फटने की आप सभी को पता होगा बोरोन की कमी से होता है। दोस्तों सब्जियों में बात करें तो टमाटर में होती है सबसे ज्यादा समस्या, और फलों में बात करें तो अनार में ये सबसे ज्यादा समस्या होती है। फिर देखिए केला, केला में दो है, एक तो है नीरवजाई, नीरवजाई, अरे एक है कोटा वजाई, कोटा वजाई। दोस्तों कोटा का मतलब यहां पर बीज होता है, कोटा का मतलब क्या होता है यहां पर बीज। नीरवजाई और कोटा वजाई, नीरवजाई में क्या होता है कि जो केला है वो अंदर से पलपला हो जाता है। नीरवजाई में क्या होता है, इसमें केला अंदर से थोड़ा पलपला या फिर ढीला हो जाता है, ठीक है ना। नीरवजाई में क्या होता है, केला अंदर से पलपला हो जाता है। अब जो इसके अलावा जो कोटा वजाई है इसमें होता क्या है कि केले में बीज नहीं बन पाते। क्या होता है दोस्तों, केले में जो बीज है, हाँ केले में बीज बन जाते हैं, ठीक है दोस्तों। कोटा वजाई, कोटा से मैंने पहले आपको अर्थ बता दिया, इसका बीज होता है। तो केले में बीज काफी बार बन जाता है, वैसे मोस्टली केले में कभी बीज नहीं बन पाता, लेकिन यदि उसमें कोटा वजाई हो जाता है तो केले में काफी बार छोटा सा बिल्कुल अपन नॉन कह सकते हैं वो थोड़ा सा बीज बन जाता है। तो ये केले की बात की। अब अपन लास्ट में बात करेंगे नींबू वर्गीय, नींबू वर्गीय को देखते हैं एक साथ, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। तो देखिएगा सिट्रस कुल की अपन बात कर लेते हैं अपन। अब देखते हैं नींबू वर्गीय। नींबू वर्गीय में दोस्तों सबसे पहला जो आता है वो आता है डाईबैक, डाईबैक जिसको अपन क्या कहते हैं, सूखा रोग। क्या कहते हैं दोस्तों, सूखा रोग। अब देखो क्वेश्चन में आंसर हुआ सूखा रोग मतलब जो पौधा है वो इसमें सूख जाता है।
लेकिन कभी भी एक साथ पूरा नहीं सूखता। पौधा ऊपर से क्या होगा, ऊपर से नीचे की ओर सूखता है, कभी भी पौधा नीचे से नहीं सूखता। इसमें पौधा ऊपर से सूखता है, फिर धीरे धीरे नीचे से सूखता है। और इसमें होता है कि पौधा आधा ही सूखता है, पूरा कभी भी नहीं सूखता, पौधा इसमें आधा ही सूखता है, ठीक है ना। इसमें पौधा आधा ही सूखता है और ऊपर से सूखना प्रारंभ होता है। और किसकी कमी से होता है, कॉपर की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है दोस्तों, ये कॉपर पोषक तत्व की कमी से होता है। आप ध्यान रखना, एक अपवाद है गुलाब। कौन सा है, गुलाब। गुलाब में भी डाईबैक रोग होता है। कौन सा रोग होता है, डाईबैक। लेकिन वो किसकी कमी से होता है दोस्तों, वो कवक की कमी से होता है। ध्यान रखना, किसकी कमी से होता है, कवक। गुलाब में भी डाईबैक रोग होता है, लेकिन वो कवक की कमी से होता है, ठीक है। दूसरा रोग लेते हैं लिटिल लीफ। लिटिल लीफ। अब देखिए, लीफ का जो अर्थ है सभी को पता है क्या होता है, पत्तियां। लिटिल का मतलब होता है छोटा। इसमें जो पत्तियों का आकार है वो छोटा रह जाता है। इसको अपन मोटल लीफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मोटल लीफ, ठीक है दोस्तों। इसमें पत्तियों का आकार छोटा हो जाता है। ये जिंक पोषक तत्व की कमी से होता है, जिंक की कमी से, ठीक है दोस्तों। जिंक की कमी से ये रोग होता है, लिटिल लीफ या मोटल लीफ। अब देखिएगा, अपवाद यहां पर भी है, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। क्या बोले तो, ब्रिंजल, बैंगन। बैंगन में भी लिटिल लीफ होता है, लिटिल लीफ होता है, लेकिन वो किसकी कमी से होता है, वो माइकोप्लाज्मा की कमी से होता है, माइकोप्लाज्मा की वजह से होता है, यूं कह सकते हैं, ठीक है। अपवाद को भी साथ में मैं नोटिस कर रहा हूं ताकि आपके कोई समस्या नहीं हो, ठीक है। तीसरा है ग्रेन्युलियस। तीसरा कौन सा दोस्तों, नींबू वर्ग में तीसरा है ग्रेन्युलियस। देखिएगा, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल बैंगन में होता है मोस्टली, वो माइकोप्लाज्मा की वजह से होता है। ग्रेन्युलिएशन अपन नेक्स्ट लेते हैं यहां पर तीसरा, ग्रेन्युलिएशन। अब देखिए, इसमें ग्रेन्युलेशन में मोस्टली होता क्या है कि रेसा, इसमें रेसा के समान कलिकाएं निकलती है। नींबू में क्या निकलती है, देखा होगा जब अंदर से अपन दो पार्ट करते हैं तो रेसे के समान स्ट्रक्चर निकलती है, ठीक है ना। तो रेसा के समान इसमें कलिकाएं निकलती है, या फिर वो जो कलिका है वो मोस्टली सूख जाती है, आसपास का जो एरिया है उसमें, ठीक है ना, वो सूख जाता है। ये अधिक तापमान के कारण होता है, ठीक है। ये अधिक तापमान के कारण, अधिक तापमान के कारण ग्रेन्युलेशन होता है। ये नींबू में होता है। इसके प्रबंधन के लिए अपन लेड आर्सेनेट का छिड़काव करते हैं, जो मोस्टली 12 से 15 ppm लेते हैं। 2,4-D का छिड़काव कर सकते हैं। तो देखिएगा, प्रबंधन इसमें क्या करते हैं, लेड आर्सेनेट का 12 से 15 ppm का छिड़काव करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, छिड़काव। इसके अलावा अपन 2,4-D का भी यहां मोस्टली छिड़काव कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब कई बार क्या होता है कि सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी यहां पर कमी हो जाती है, तो ये सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से भी काफी बार हो जाता है। तो मोस्टली नींबू में यही डिजीज आते हैं, ठीक है। इस डाईबैक हो गया, लिटिल लीफ हो गया, इसके अलावा ग्रेन्युलेशन हो गया। तो दोस्तों, ये हमने आज बात की फलों के दैहिक विकार के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में अपन सब्जियों के दैहिक विकार के बारे में बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।